इकोनॉमिक्स कर रहे थे हम। आज का टॉपिक है सार्वजनिक ऋण। ठीक है, पब्लिक डेट। सबसे पहले तो डेफिनेशन, पीसीएस मेंस जब आप दे रहे होंगे 20 शब्दों में पूछेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, बोलेगा पब्लिक डेट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आपने इतनी डेफिनेशन देनी है, बस ये 2 नंबर है यहां से लेके यहां तक। क्या लिखना है? सार्वजनिक ऋण आधुनिक सरकारों की वित्त व्यवस्था का एक प्रमुख अंग है। ठीक, सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा लिया गया वह ऋण है जो किसी, अब यहां पे आपने क्या करना है, आप इसको ना पॉइंट में लिख सकते हैं, जो किसी 1 आकस्मिक व अस्थायी आवश्यकताओं, 1 करके लिखा आपने, क्या आकस्मिक व अस्थायी आवश्यकताओं, 2 करके लिखना आपने उत्पादन कार्यक्रमों, 3 करके लिखना सामाजिक विकास कार्यक्रमों, और फिर नीचे लिखिए को पूरा करने के लिए लिए जाते। समझ में आ गया? बस इतना लिखने पे 2 नंबर है, 2 में से 2 नंबर गारंटी है। फिर दोबारा, सार्वजनिक ऋण आधुनिक सरकारों की वित्त व्यवस्था का प्रमुख अंग है। सार्वजनिक ऋण सरकारों द्वारा लिया गया वह ऋण है जो किसी, नंबर 1 आकस्मिक व अस्थायी आवश्यकताओं, नंबर 2 उत्पादन कार्यक्रमों, और नंबर 3 सामाजिक विकास कार्यक्रमों, और नीचे लाइन में लिखना को पूरा करने के लिए लिया जाता है। बस खत्म। ठीक है, भुगतान संतुलन के घाटे यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन को बीओपी भी बोलते हैं शॉर्ट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए भी सार्वजनिक ऋण लिया जाता है। ये चौथी चीज हो गई। ये क्या हो गया? जैसे हमने 3 चीजें तो कर दी हमने कि सामाजिक विकास कार्यक्रम हो, चौथी चीज जो हो गई भुगतान संतुलन के घाटों को पूरा करने के लिए। अगर माना 50 शब्दों में लिखने के लिए आता, 4 नंबर का आता, तो इसको और बढ़ा दीजिए, इसको वहां लेके चले जाइए 4 नंबर पे कि भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए। इतना समझ में आ गया? भी सार्वजनिक ऋण लिया जाता है। स्रोत के आधार पर सार्वजनिक ऋण को आंतरिक और बाह्य ऋण नामक वर्गों में विभक्त किया जाता है। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सार्वजनिक ऋण है 2 प्रकार का होता है, आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण। नाम से ही पता चल रहा है, अगर देश के अंदर से ही लिया जा रहा संस्थाओं से तो आंतरिक ऋण होगा, और अगर बाहरी विदेशों से लिया जा रहा तो क्या होगा? बाह्य ऋण होगा। ठीक है, अपने ही देश के भीतर से प्राप्त ऋण आंतरिक ऋण, और अन्य देशों की सरकारों 1, संस्थाओं 2, व्यक्तियों 3, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं 4 से प्राप्त ऋण बाह्य ऋण कहलाता है। इतना आसान होता है लिखना मेंस में। प्री एक बार के लिए हम ये बोल सकते हैं कि उसमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ज्यादा फैक्ट चाहिए होते हैं, लेकिन मेंस में अगर आपने लिखना सीख लिया तो ये मान के चलें आपकी 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर के क्वेश्चन आप आराम से क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। बुक अपने आप में सफिशिएंट है। थोड़ा सा आउटवर्ड सोर्स भी हमें क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, है ना। सामान्यतः सरकारें अपनी वित्त व्यवस्था हेतु 2 प्रकार के ऋण लेती है। नंबर 1 आंतरिक ऋण, इंटरनल डेट यथा। अब इंटरनल डेट के अंदर, अब ये प्री का क्वेश्चन है, क्या है? नंबर 1 बाजार उधारी, तिथित प्रतिभूति, ब्रैकेट में लिखा है, सिक्योरिटी बोलते हैं प्रतिभूति को। ठीक है, बाजार उधारी नंबर 1। नंबर 2 रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत विशिष्ट प्रतिभूतियां, क्षतिपूरक व अन्य बॉन्ड। थोड़ा यहां पे आपको याद करना पड़ेगा, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं है, पहले याद करना सीखिए। धीरे धीरे समय विकसित, जब समय आएगा धीरे धीरे समझ अपने आप विकसित होगी कि प्रतिभूतियां क्या होती हैं, विशिष्ट प्रतिभूतियां क्या होती हैं, आगे आके हमने पढ़ना है। क्षतिपूरक बॉन्ड क्या होते हैं, अन्य बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़नी है। ठीक है, फिलहाल आपने आंतरिक ऋण के अंदर ये चीजें याद करनी है। अगर आपसे पूछेगा आंतरिक ऋण, तो आप डायरेक्ट, अगर 20 शब्दों में पूछा 1 2 3 4 करके लिख दीजिए, 2 नंबर पक्के होते हैं। तो आंतरिक ऋण के अंतर्गत ये भी लिखने की जरूरत नहीं है कि जगह ही नहीं है, 20 शब्दों में क्या लिखोगे। आंतरिक ऋण में नंबर 1 लिखे आपने बाजार उधारी, इतना काफी है। अगर तिथित प्रतिभूति नहीं भी लिख रहे हैं चल जाएगा, लिख देंगे तो बहुत अच्छा है ना। दूसरे नंबर रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत विशिष्ट प्रतिभूतियां, क्षतिपूरक और अन्य बॉन्ड। नंबर 3 पे रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों, व्यापारिक बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थाओं को निर्गत ट्रेजरी बिल्स। नंबर 4 रिजर्व बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को निर्गत गैर ब्याज और गैर विक्रय प्रतिभूतियां। ये 4 चीजें आ गई आपकी किसके अंदर? आंतरिक ऋण के अंदर। किसके अंदर? ये प्री का क्वेश्चन है, और अगर यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है और अगर वो इकोनॉमिक्स से बना रहा है तो वो यहां से क्वेश्चन बना सकता है। समझ में आ गया? बना सकता है, बना सकती है, जो भी आपने बोलना है। दूसरा हो गया विदेशी ऋण, एक्सटर्नल डेट क्या होता है? नंबर 1, इसमें भी 1 2 3 4 5 6
ऐसा लिखेंगे विदेशी ऋण के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, तो हमने क्या कर दिया, वो वर्ड लिमिट क्या कर दी हमने, बढ़ा दी। इसलिए विदेशी ऋण अगर आपके पास आता है सीधे लिखिए भारत सहायता संघ यानी बाह्य ऋण मुख्य स्रोत। नंबर 2 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, संयुक्त राष्ट्र मतलब इनसे लेता है बाह्य ऋण, जो भारत की सरकार है वो इनसे लेती है। नंबर 3 यूरोपियन बाजार। नंबर 4 नॉर्डिक निवेश बैंक, नॉर्डिक निवेश बैंक। नंबर 5 एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, जिसका की हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। एडीबी का ही हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पे ना अपना ज्ञान मत दिखाना फिर, क्योंकि फिर आप लिखोगे इसका मुख्यालय फिलीपींस, ज्ञान नहीं दिखाना था। उसने जो पूछा है उसने विदेशी ऋण के बारे में पूछा है, आप सिर्फ इतना लिखिए, क्योंकि 20 शब्दों में इतना ही लिखा जाता है। अब आप लिखेंगे इसका हेडक्वार्टर जी मनीला फिलीपींस में है, तो शब्द लिमिट क्या होगी, वर्ड लिमिट क्या होगी, बढ़ गई। 6ठे नंबर पे लिखिए द्विपक्षीय समझौता। 7वें नंबर पे लिखिए अनिवासी भारतीय। 8वें नंबर पे लिखिए रुपया ऋण। यह सब किसके अंतर्गत आता है, विदेशी ऋण के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। अन्य देयताएं, अदर लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटीज में क्या क्या है, रिजर्व कोष जमा, ये सब पहले याद करने वाली चीजें हैं। मैंने कहा समझ धीरे धीरे विकसित होगी, पहले याद करना सीखिए। जिस चीज से आप सबसे ज्यादा क्या करते हैं, नफरत करते हैं, किससे, याद करने से। बनना आईएएस है, रैंक भी 1 चाहिए, पर वो नहीं करना है, क्या याद नहीं करना। तो बिना याद किए आपकी ना स्पीड नहीं बन पाएगी। सोच सोच के लिखेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए, और ये रहस्य ना कोई भी नहीं बताएगा टॉपर आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें कई सालों का अनुभव है। जितने भी टॉपर्स होते हैं उनकी जो मतलब क्या, जो मेमोरी है, याद करने की जो क्षमताएं हैं वो ज़्यादा होती हैं। कोई भी व्यक्ति पेपर निकाल सकता है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए याद करने की, आपका पेपर निकल जाएगा। और अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं और आपको 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और आप याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गलत फील्ड में हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और आप याद नहीं कर पा रहे हो, तो आप गलत जगह क्या कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो। इसका मतलब आप इस फील्ड के लिए नहीं बने हो। आपने याद करना शुरू कर दिया, ठीक है। भूलना जो है वरदान है, भूलोगे शुरू में। ना तो आप सुभाष चंद्र बोस हैं, ना विवेकानंद हैं, ठीक है। गॉड गिफ्टेड ऐसा कुछ है नहीं, आपको खुद अपना क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अन्य देता हूं, अदर लायबिलिटीज में क्या, रिजर्व कोष जमा है नंबर 1। नंबर 2 डाकघर बचत बैंक जमा खाता है, प्रोविडेंट फंड जमा है, अल्प बचत जमा योजना है, डाकघर प्रमाण पत्रों के माध्यम से ऋण आदि। और भी है इसमें, ये 5 ही पॉइंट है बस। अब गिनना मत वहां पे कि 20 शब्द नहीं हुए, जबरदस्ती खींच रहे हैं। उतना अगर आपने मेन चीज लिख दी, क्रीम लिख दी, आपको 2 नंबर मिलेंगे। जरूरी नहीं होता कि 20 ही शब्दों में करना है। अगर आपने 15 शब्दों में अपना क्वेश्चन खत्म कर दिया तो चल जाता है काम, कि आपने सारी चीजें उसमें क्या कर दी, समाहित कर दी। अगला, भारत सरकार की बजट व्यवस्था में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऋण सम्मिलित हैं, जिसमें आंतरिक ऋण, बाह्य ऋण और अन्य देयताएं सम्मिलित हैं। इनका योग केंद्र सरकार की कुल देयताएं कहलाता है। सार्वजनिक ऋण से प्राप्त राशि भारत की समेकित निधि में जाती है। अब अगर मैं क्वेश्चन बनाता, माना पीसीएस का पेपर मैं बना रहा होता, तो मैं यही पूछता कि जो सार्वजनिक ऋण, जो सरकार सार्वजनिक ऋण लेती है, पैसा आता है ना उसमें, वो जाएगा कहां, किस निधि का हिस्सा होगा, मैं ये क्वेश्चन पूछता। तो आपने बोलना है समेकित निधि। समेकित निधि को ही संचित निधि भी बोलते हैं, समेकित निधि को ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसका आर्टिकल मैं बार बार बता चुका हूं, आर्टिकल 266 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है इसका आर्टिकल 266, ठीक है। तो सार्वजनिक ऋण से प्राप्त राशियां किसका हिस्सा होती है, घुमा घुमा अलग अलग भाषा बदल बदल के पूछेगा आपसे। किसी पेपर में पूछेगा किसका हिस्सा होती है, तब आपने बोलना है भारत की संचित निधि का। कई बार बोलना आपने भारत की समेकित निधि का, कई बार बोलना आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। तो तीनों भाषाओं में बोलिए, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 292 आर्टिकल 292 के अनुसार संसद को भारत की समेकित निधि के अंतर्गत सुरक्षित सार्वजनिक ऋण सीमा निर्धारित की गई है। आगे ये इस पे खास ध्यान देना आपने, देखो देखो देखो, वापस आओ। 292 के अनुसार संसद को भारत की समेकित निधि के अंतर्गत, यानी भारत की संचित निधि के अंतर्गत, समेकित निधि संचित निधि के अंतर्गत सुरक्षित सार्वजनिक ऋण सीमा, सुरक्षित सार्वजनिक ऋण सीमा निर्धारित आगे करने का प्रावधान है। राज्यों के सार्वजनिक ऋण से प्राप्त उधार एवं अग्रिम, बाजार उधार, बैंक एवं अन्य
अन्य संस्थाओं से प्राप्त उधार राज्य भविष्य निधि एवं अन्य कोष सम्मिलित हैं। संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य की विधायिका को राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत सुरक्षित ऋण सीमा निर्धारित करने का अधिकार है। 292 और 293 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 292 में संसद को अधिकार दिया गया है भारत की संचित निधि कि क्या सुरक्षित ऋण सीमा निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया गया? संसद को। 293 में राज्य की राज्य की जो समेकित निधि के अंतर्गत सुरक्षित ऋण सीमा निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया गया है? ऐसा पूछेगा। विधायिका। विधायिका बोलते हैं लेजिस्लेचर को। किसको बोलते हैं? लेजिस्लेचर। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, जब मैं बोलता हूं संसद को, तो संसद का मतलब क्या हुआ? अरे पार्लियामेंट तो इंग्लिश में हुआ, लोकसभा राज्यसभा। संसद का मतलब हुआ नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 लोकसभा, नंबर 3 राज्यसभा। क्या? जब मैं बोलूंगा कि संसद को अधिकार है, इसका मतलब लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी, राष्ट्रपति साइन करेगा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग क्यों है? क्योंकि बिना राष्ट्रपति के साइन के कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता, इसलिए नंबर 1 पे राष्ट्रपति को रखा जाता है। तो पार्लियामेंट इज इक्वल टू 1 इज प्रेसिडेंट, 2 इज हाउस ऑफ द पीपल और 3 इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल, राज्यसभा का संवैधानिक नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जब मैं लेजिस्लेचर बोल रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं कि राज्य की विधायिका, जब मैं लेजिस्लेचर बोल रहा हूं, इसका मतलब लेजिस्लेचर इज इक्वल टू 1 इज गवर्नर। नंबर 1 पे कौन आएंगे? दूसरे नंबर पे विधानसभा। विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो उसके मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए। और तीसरे नंबर पर जिन राज्यों में है लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद, हिंदी में क्या बोलते हैं? विधान परिषद। और एमएलसी उसके जो होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे हमारे उत्तराखंड में एमएलसी नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में जाओगे, अगर आप बिहार में जाओगे, महाराष्ट्र में जाओगे, यहां आपको एमएलसी मिलेंगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, आगे आगे दिखाओ भाई। अब आ गया वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। क्या आ गया? वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले डेट याद करनी है। वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू। कब लागू हुआ? डेट को याद करना पड़ेगा। 1 जुलाई 2017। कल फिर पूछूंगा मैं डेट, जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। दूसरा याद करना है आपने इंपॉर्टेंट चीज, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, जिसे सरकार व अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि देश में आज तक का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कौन सा है? आंसर जीएसटी लागू किया जाना। जो हमने जीएसटी लागू किया हमारे देश ने, वो सबसे बड़ा क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक रिफॉर्म। इस सुधार के अंतर्गत केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर अधिरोपित किए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर संपूर्ण देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की गई है। क्या की गई है? पहले जब हम अप्रत्यक्ष कर पढ़ते थे ना, एक लंबी लिस्ट पढ़नी पड़ती थी, ये अप्रत्यक्ष कर है, याद करना पड़ता। अब नहीं, अब तो जीएसटी सब सारे कर क्या कर गई, खा गई। अब तो जीएसटी है तो बहुत सारे जो अलग अलग कर लगते थे उनकी जगह पर एक जीएसटी लगा दिया गया है ना। तो विभिन्न करों को हटाकर संपूर्ण देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की गई है, जिससे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाया जा सके। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा फिर कथन कारण में कि, या सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जीएसटी क्यों लागू किया गया? तो आपने बोलना आंसर एकीकृत साझा बाजार। इसको इंग्लिश में देख लीजिए क्या बोलते हैं, एकीकृत साझा बाजार बनाने के लिए। इस व्यवस्था को अधिरोपित करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। ऐसे थोड़े लग गए 10 साल जीएसटी लाने में, संशोधन किया गया। ठीक है, यह केंद्र और राज्यों के साथ एक सामान्य कर आधार पर अधिरोपित एक दोहरा जीएसटी है। वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतरराज्य आपूर्ति पर केंद्र द्वारा लगाए गए कर को केंद्रीय जीएसटी तथा राज्य। अब यहां पे आप देखो, दो चीजें पढ़नी है आपने, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी।
सीजीएसटी जो होगा वो सेंटर का है, एसजीएसटी जो होगा वो स्टेट का है। जब जीएसटी लगता है तो आधा भाग राज्यों का होता है, आधा भाग केंद्र का होता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। जीएसटी की संवैधानिकता, जीएसटी की संवैधानिकता। भारत एक राज्यों का संघ है, ये आईएएस का क्वेश्चन है। भारत है और उसमें सिर्फ आंसर इतना लिखना था कि राज्यों का संघ, क्योंकि आर्टिकल 1 में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया दैट इज भारत, और मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं भारत दैट इज इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। वैसे वहां कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो है बाहर वालों ने दे रखा है नाम, भारत जो है हमारे देश का नाम है, तो कायदे से वहां पर भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए था। चलो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वालों ने लिखा इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो भारत क्या है? एक राज्यों का संघ। ये आईएएस का क्वेश्चन है एक समय का, जहां केंद्र और राज्यों को उनके उपयुक्त कानून के माध्यम से करारोपण और एकत्र करने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। दोनों सरकारों के स्तर पर अलग अलग जिम्मेदारियों के निष्पादन के अंतर्गत संविधान में शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया है। भाई आपने सुना होगा केंद्र राज्य संबंध भी पढ़े आपने, 7वीं अनुसूची भी पढ़ी, उसमें संघ सूची भी पढ़ी, राज्य सूची भी पढ़ी, समवर्ती सूची भी पढ़ी। 7वीं अनुसूची जो 7th शेड्यूल रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्यों रखा गया? सीधी सी बात है, उन्होंने पहले ही सब्जेक्ट बांट दिए। उन्होंने कहा जी ये यूनियन लिस्ट है, इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ये जी स्टेट लिस्ट है, इस पर जो सब्जेक्ट है उन पर कानून बनाने का अधिकार किनको? स्टेट्स को है। और एक कॉन्करेंट लिस्ट रख दी उन्होंने। कॉन्करेंट लिस्ट में कहा कि दोनों को अधिकार है, संसद को भी अधिकार है और लेजिस्लेचर को भी अधिकार है राज्यों के। लेकिन अगर राज्यों द्वारा बनाया गया कानून केंद्र द्वारा बनाए गए कानून से टकराएगा तो चलेगी केंद्र द्वारा बनाए गए कानून की। कॉन्करेंट लिस्ट में ये कहा गया है। साथ में एक चीज और बोली गई है, यूनियन लिस्ट के ही लास्ट 97वें नंबर पे लिख दिया गया कि जो ना राज्य सूची में है ना समवर्ती सूची में है, वो कहाँ आ जाएगा? वो अपने आप ही कहाँ आ जाएगा? यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। यानी जो रेजिडुअल पावर्स हैं वो किसको दे दी गई है? केंद्र को दे दी गई है। ये समझ में आ गया जितना मैंने बताया? ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन पे खास ध्यान देना आपने। शक्तियों का विभाजन, संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे भाई। तो क्या क्या पढ़ा हमने? कौन कौन से आर्टिकल? तब तक रिवीजन कर लेते हैं जब तक ये चलता है। आर्टिकल कौन कौन से पढ़े अभी हमने? 292। 292 में क्या पढ़ा हमने? उल्टा बोलो, उल्टा मतलब आंसर होगा संसद को। पहले क्वेश्चन बोलो, क्या है क्वेश्चन 292 में? कोई नहीं, पहले पढ़ के बोल लीजिए। हाँ, सार्वजनिक ऋण सीमा निर्धारित करने का अधिकार केंद्र में किसको दिया गया है? संसद को। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 292 से। और आर्टिकल 293 से। फिर बोलिए, पहले क्वेश्चन बोलिए। विधायिका, राज्य की विधायिका तो आंसर है, क्वेश्चन बोलना सीखिए पहले। हाँ, समेकित निधि के अंतर्गत सुरक्षित ऋण सीमा निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया गया है? राज्य की विधायिका को। गुड। तो देखिए, घूमने से ये होता है, दिमाग जो सेरोटोनिन डोपामिन लेवल बढ़ गया। आप 1 घंटे जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उससे क्या हो गया? सेरोटोनिन डोपामिन का लेवल बढ़ गया। आपके क्षमताएं जो हो गई वो है ना, ग्रास्प करने की वो अच्छी हो गई, पावर। तो ऊपर से दिखाइए भाई, कहाँ पे थे हम लोग? शक्तियों के विभाजन पे थे। निर्धारित किया गया है जीएसटी वित्तीय संघवाद की संवैधानिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जीएसटी वित्तीय संघवाद, वित्तीय संघवाद। एक आपने पहले शब्द सुना होगा सहयोगात्मक संघवाद, यहां पे लेकिन हम पढ़ रहे हैं वित्तीय संघवाद। वित्तीय, जब भी संघवाद का शब्द आएगा ना, तो संघवाद का मतलब ये होता है कि पहले एक समय में ऐसा होता था, केंद्र बनाता था राज्यों से, तब बोला जाता हाँ भाई ओके करो इसको। अब नहीं, संघवाद का मतलब होता है पहले से ही राज्यों को साथ लेके चलना। संघवाद का मतलब क्या हो गया कि बराबर, जैसे पहले ये हो गया कि संसद ने बना दिया,
अब राज्यों के पास भेजा, अब देखो जी इसे स्वीकार करो कि, तो गड़बड़ होता है उसमें क्या होता है, विवाद होते हैं, किसके बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद होते हैं। अब क्या कर दिया, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बिठा दिया, सारे राज्यों से पहले ही पूछ लिया, हाँ भाई ओके है कि हाँ जी ओके है, तो तब फिर कोई भी विवाद नहीं होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं वित्तीय संघवाद, जीएसटी जो है वित्तीय संघवाद की संवैधानिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए 122वां संविधान संशोधन विधेयक, ये ध्यान रखना, जब क्या किया गया, बिल है ये, विधेयक मतलब क्या है, एक्ट नहीं है, ये एक्ट नहीं है, ये क्या है, विधेयक लाया गया, मतलब इंट्रोड्यूस जब किया गया संसद में, तब उसका नंबर क्या था, 122वां था, जिसे 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा, 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। आगे चलिए। आधे राज्यों के अनुसमर्थन के पश्चात 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षरोपरांत यह 101वां संविधान संशोधन, अब इसको ध्यान देना आपने, अधिनियम, क्या ध्यान देना है, अधिनियम। तो आपने जो याद करना है वो इसको करना है, याद दोनों करने हैं, लेकिन जब भी वो एक्ट पूछेगा तब आपने बोलना 101। जीएसटी का अधिनियम कौन सा है, आंसर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, क्योंकि अधिनियम कब बनता है, जब राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। ठीक है, इन डेट को याद करना है आपने। राज्यसभा ने जी कब किया, राज्यसभा अपर हाउस होता है हमारा, तो उसने कब किया, 8 अगस्त 2016 को किया। लोकसभा ने कब किया, लोकसभा ने किया नहीं, 3 अगस्त 2016 को किसने किया, राज्यसभा ने। 8 अगस्त 2016 को किसने किया, लोकसभा ने। अब ये बोल रहा आधे राज्यों का अनुसमर्थन, अब ये क्या चीज आ गई, ये प्रश्न आया होगा दिमाग में। तो जब हम क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल 368 पढ़ते हैं, हाँ आर्टिकल 368, संविधान के भाग 20 में जाते हैं, आर्टिकल 368 पढ़ते हैं, तो वहां पे है संविधान संशोधन, क्या है, यही है, भाग 20 आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, यही है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया यही है। बल्कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था, प्रक्रिया दे रखी है, शक्तियां नहीं दे रखी हैं। संसद ने फिर शक्तियां भी दी उसमें 368 में, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सिर्फ प्रक्रिया दे रखी थी। क्या दे रखी थी, प्रक्रिया। और ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये हमने साउथ अफ्रीका में, जब गोरी सरकार थी, गोरी मतलब जब अंग्रेजों का शासन था, वहां से हमने क्या कर रखा, ये प्रक्रिया ले रखी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम 3 तरह के संविधान संशोधन पढ़ते हैं। पहला संविधान संशोधन एक नॉर्मल सा होता है कि मतलब 50% प्लस 1, 50% प्लस 1। भाई लोकसभा में 50% प्लस 1 ने ओके कर दिया, 1 मतलब एक एक्स्ट्रा आदमी। राज्यसभा में भी 50% प्लस 1 ने क्या कर दिया, ओके कर दिया। यह सामान्य संविधान संशोधन माना जाता है। दूसरे तरह का संविधान संशोधन माना जाता है जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए होता है, 2/3 मेजोरिटी, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से लोकसभा भी पारित करेगी, राज्यसभा भी पारित करेगी, तब राष्ट्रपति साइन करेगा। तीसरे तरह का सबसे टफ होता है, कौन सा, कि दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे और उसके बाद आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाएं, मतलब विधानमंडल, उसको ओके करेंगे। यानी आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन, यानी अगर 28 राज्य हैं तो लगभग 14 दूनी 28, 15 राज्य क्या करेंगे, उसको ओके करेंगे। कितने करेंगे, 15 राज्य ओके करेंगे तब। तो ये जो जीएसटी आया है 10 साल इसीलिए लगे हैं क्योंकि 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा में पास हुआ होगा, 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा में पास हुआ और आधे से अधिक राज्यों ने अनुसमर्थन किया। इसीलिए बोला उसने संघवाद, वित्तीय संघवाद, पहले ही ओके करवा दिया भाई। अब बाकी ना करने वाले तो होते ही है हमेशा, लेकिन क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुमत चलता है। क्या चलता है, बहुमत। बहुमत जिस तरफ होगा वही बात मानी जाएगी। ठीक है, तो 101वां संविधान संशोधन याद हो गया 2016। ऊपर डेट याद हो गई, कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017। ठीक है, अधिनियमित किया गया। इस प्रकार जीएसटी संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू की गई। 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को संविधान के में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। अंतःस्थापित किया जाना मतलब 3 नए संविधान, 3 नए आर्टिकल क्या किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए। अब वो कौन कौन से थे, सबसे पहले आर्टिकल 246A,
कौन सा? अब ये याद करना पड़ेगा फिर। 246 ए जोड़ा गया, माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध, जीएसटी, माल और सेवा कर बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में विशेष उपबंध। दूसरा आर्टिकल 269 ए का, यानी अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल एवं सेवा कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण। अपने बियर एक्ट को उठाइए, इंग्लिश में पढ़िए उसको, इनको आर्टिकल्स को, इसी को इंग्लिश में देखना है आपने, है ना, जिनका मीडियम इंग्लिश है वो इंग्लिश में देखिए। अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल एवं सेवा कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण। पढ़ के बताइए मुझे अभी क्या लिखा हुआ है। फिर आर्टिकल 279 का वस्तु एवं सेवा कर परिषद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछती है, जीएसटी काउंसिल से। कहां से क्वेश्चन पूछेगी? जीएसटी काउंसिल से पूछेगी। वेरी वेरी वेरी, 3 बार बोल रहा हूं, कितनी बार? कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और जीएसटी काउंसिल के बारे में लिखने के लिए भी आ सकता है आपके पास। एक आर्टिकल है 268 का, यानी 268 ए। इस अनुच्छेद को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा समाप्त कर दिया गया। ध्यातव्य है कि यह अनुच्छेद 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब फिर दोबारा बताइए क्या क्या अंतर स्थापित किए गए? आर्टिकल 246 ए, फिर दूसरा आर्टिकल जोड़ा गया आर्टिकल 269 ए, फिर जोड़ा गया आर्टिकल 279 ए, और 268 ए को क्या कर दिया गया? 101वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसे 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा क्या किया गया था? जोड़ा गया। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे इस पे भी जाना है आपने कि 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कहा क्या गया था 268 ए में? ऐसी क्या चीज लिखी हुई थी उसमें? ऐसी कौन सी शक्तियां दे रहे थे ये संसद को? और काम होते ही काम खत्म, तो उसके बाद उसको हटा भी दिया गया। कई बार ऐसा करती है संसद कि किसी विशेष शक्ति से अपने आप को क्या करती है? संविधान संशोधन के माध्यम से एक विशेष शक्ति दिलाती है। एक बड़ा काम जब हो जाता है तो उसके बाद उसकी महत्ता क्या हो जाती है कि उसका मिसयूज ना हो, इसलिए उस दूसरे संविधान संशोधन द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, उक्त संविधान संशोधन अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं अधोलिखित हैं, यथा यह कर संघ एवं राज्यों द्वारा दोहरे जीएसटी यथा सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में अलग अलग आरोपित किया जाएगा। ठीक, दूसरा, केंद्र द्वारा आरोपित किए जाने वाले सीजीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा, और इसी प्रकार राज्यों द्वारा आरोपित किए जाने वाले कर एसजीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संबंधित राज्य की विधायिकाओं को होगा। ये विशेषताएं मुख्य परीक्षा का प्रश्न है। किसका? मुख्य परीक्षा का पहले रहा है, हो सकता है दोबारा भी आए। वस्तुओं सेवाओं की अंतर प्रांतीय आपूर्ति की स्थिति में आईजीएसटी लागू होगी, और इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होगा। अंतर प्रांतीय आपूर्ति की स्थिति में एक आईजीएसटी भी होता है। आईजीएसटी की फुल फॉर्म देखिए, इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटरस्टेट, अंतर प्रांतीय। ठीक है, तो आईजीएसटी के संबंध में अगर मैं क्वेश्चन बनाता, मैं यहां से बनाता। सीजीएसटी सबने सुना हुआ, एसजीएसटी सबने सुना हुआ, आईजीएसटी कम लोगों ने सुना हुआ। इंटीग्रेटेड। अब अगर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसको है, मैं ये क्वेश्चन बनाता, आंसर पार्लियामेंट को। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में कानून बनाने का अधिकार, ये जो अंतर प्रांतीय है इसको इंटरस्टेट बोलते हैं। अंतर प्रांतीय क्या हुआ? इंटरस्टेट। ठीक है, आगे अंतरराज्य को भी वही बोलते हैं, इंटरस्टेट। अंतरराज्यीय व्यापार के संबंध में जीएसटी आरोपित एवं संग्रहित करने का अधिकार भारत सरकार का होगा, तथा यह कर जीएसटी परिषद की संस्तुतियों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच में संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा। संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर वसूलेगा कौन? भारत सरकार। जीएसटी कौन वसूलेगी? भारत सरकार। और फिर राज्यों को हस्तांतरित तो करना ही है, ट्रांसफर करना है उनका पैसा। भाई एसजीएसटी के नाम पे आपने टैक्स लिया है ना, तो उसको हस्तांतरित कैसे किया जाएगा? संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर। वैसे तो नॉर्मल है कि आधा आधा होता है, आधा केंद्र का होता है, आधा राज्यों का होता है।
बाकी हमें चार्टर अकाउंटेंट भी नहीं बनना है, ना ही हमें क्या करना है, हमें उतना ही जानना है, जर्नलिस्ट बनना है। और अपने पेपर में प्री में क्वेश्चन आया तो सही सर्किल पे क्या करना, गोला लगाना है, और मेंस में क्वेश्चन आ गया तो उसको लिख के आना है, और उसके बाद जिस दिन निकल जाओ उस दिन बंद कर देनी किताब, रख देना, क्योंकि उसके बाद जीवन में इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, काम नहीं आएंगी ये किताबें। आप फिर नई चीजें आती हैं, बिल्कुल क्या आती हैं, नई चीजें आएंगी जीवन में। वो खाली एक तरीका है बस वहां तक पहुंचने का, है ना। अब जैसे डिफेंस वाले लोग हैं तो क्या करेंगे, क्या काम आएगा इनका, इतिहास भूगोल काम आएगा। क्या बोलेंगे जब पाकिस्तान बॉर्डर पे होंगे तो क्या बोलेंगे कि शेरशाह सूरी ने ऐसे कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को खो दिया था, ऐसा बोलेंगे। खुश करेंगे पाकिस्तानियों को या गोली मारेंगे उनको? हाँ जी, क्या करोगे? या आप ये बोलोगे कि तुम्हारे बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति से हमारे देश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था, अगर वो तोप का प्रयोग ना करता तो हम उसको छठी का दूध याद दिला देते, ऐसे बोलोगे? नहीं बोलोगे, कुछ काम नहीं आना है बाद में, ठीक है। ये एक तरीका है वहां तक पहुंचने का, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचने का, बासना के अंदर लाल बहादुर शास्त्री, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी जो है वहां तक पहुंचने का, और प्रशासनिक अकादमी नैनीताल के अंदर पहुंचने का तरीके हैं। इन तरीकों को समझ जाइए कि करना क्या है। जिस दिन आपकी ये समझ में आ जाएगा तो वहां तक जाना पहुंचना कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। कई लोग कई सालों तक तैयारी कर रहे होते हैं, कई लोग ढोंग कर रहे होते हैं, उनकी समझ में ही नहीं आता करना क्या है। वो जाते हैं, उपदेश सुनते हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूटों में 800-800 की भीड़ में बैठते हैं और खुश होते हैं। क्या होते हैं? प्रसन्न रहते हैं, पैसा फूक के हमने बड़ी कोचिंग से क्या कर दिया। लेकिन वो जो सार है ना उसको नहीं समझते हैं कि भैया खुद बैठना है, उसके बाद पढ़ना है, लिखना है, पेपर प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, उसके बाद फिर वहां पर अंदर जाना है क्या, पेपर देने के लिए। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी तो पेपर क्रैक हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ लोग चर्चाएं करते रहते हैं, ऐसा लगता है कि इनके बराबर कोई नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट शून्य, 0, 0। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो उस सार को समझे ही नहीं कि करना क्या है। उस चीज को समझ जाओ अभी कि करना क्या है। कुछ नहीं है, बहुत कठिन काम नहीं होता है। ये जितने भी अधिकारी हैं, मैंने आपको बोला 99% परस्पिरेशन, 1% लक। 1% क्या लक भी होता है। आपने क्या पढ़ा और क्या आया। हो सकता है कि आपने कर दिए हो सारे जितने भी मॉक टेस्ट, एक क्वेश्चन आपने क्या कर दिया हो, बड़ा छोड़ दिया हो, जिसपे आपकी कमांड नहीं है। आपने कहा छोड़ो यार, बजट नहीं पढ़ता हूं मैं। कहाँ आएगा देश का बजट, या उत्तराखंड का बजट कहाँ आएगा। बजट का एक 16 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आप 16 नंबर पीछे हो गए। उस 16 नंबर से आप एसडीएम बनने से रह गए, आप डीएसपी बन गए। फिर एक क्वेश्चन और छूट गया आपका 16 नंबर का, तो आप क्या हो गए, और पीछे आ गए। ऐसा होता है खाली, ठीक है। तो लक भी ऐसा नहीं होता कि अपने आप ही आप गए, आपने कई मंदिरों में कई पूजा पाठ कराया, आपने कई ग्रह पुजवाए और क्या हुआ, आप पेपर देने चले गए, आपका हाथ अपने आप नहीं चलेगा, बिना पढ़े नहीं चलेगा। लक भी उसका साथ देगा जिसने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तंबाकू और उसके उत्पादों पर केंद्र सरकार को जीएसटी के अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी भी लगाने का अधिकार है। पूरे प्रयास कर दिए सरकार ने तंबाकू छुड़ाने के, लेकिन नहीं छूट रहा है। कौन लेके आए थे? हमने लोगों को मसाले दिए, हमने काली मिर्च दी, हल्दी दी, इलायची दी, कार्डेमम दिया, जो बड़ी इलायची होती वो दिया, बहुत सारी चीजें दी हमने अच्छी अच्छी चीजें दी विश्व को। और विश्व ने हमें क्या दिया? तंबाकू। कौन लेके आए? पुर्तगाली। और किसके समय हुआ तंबाकू की खेती इस देश में? पहले थोड़े तंबाकू था, पुर्तगाली लेके आए तंबाकू। और किसके समय में हुआ तंबाकू की खेती? किसके समय में हुई? मुझे लगता है अकबर के अंतिम काल में और जहांगीर के काल में प्रारंभ हो चुकी थी तंबाकू की खेती, शायद जहांगीर के काल में। और इन्होंने हमें क्या दिया? तंबाकू दिया। और तंबाकू देके क्या किया? जो निम्न वर्ग है हमारा, वो तंबाकू एडिक्ट है। ऊपर से पैसे कमाने वाले लोगों ने उस तंबाकू को और क्या कर दिया, और बढ़िया बना दिया। मतलब उसमें फ्लेवर डाल के, और फिर बड़े बड़े जो आपके जो जिन्हें आप स्टार समझते हो, उन्होंने कहा कि देश की पहचान, क्या
देश की पसंद, यही किया। उन्हें आपने अपना हीरो माना और दिल मुंह में रख रख के क्या, और फिर क्या हुआ, कैंसर। और दिल्ली एम्स में कैंसर के एक बड़े डॉक्टर के सामने एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं गरीब आदमी हूं जी, मैं नहीं, खर्चा नहीं उठा सकता। डॉक्टर साहब ने कहा बेटा जब तू गुटखे खा रहा था तब तू गरीब नहीं था। कितने गुटखे खाता था? कि 30 से 40 गुटखे खाता था। कितने का आता है एक गुटखा? कि 10 रुपए का आता है कि 5 रुपए का। तो उन्होंने कहा 10 या 300 रुपए तू रोज खर्च कर रहा था, तब गरीब नहीं था। अचानक इलाज कराने के लिए तुम गरीब हो जाते हो। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि आप जब सिगरेट पीते हो, आप गुटखा खाते हो, तब गरीब नहीं होते हो, और जैसे ही बीमारी हो जाती है उसके बाद आपको सरकारी इलाज, सरकार मतलब आपका क्या करेगी, फ्री में इलाज करेगी। क्यों करेगी फ्री में इलाज भाई? हाँ, जो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, उनको फ्री इलाज मिलना चाहिए, लेकिन जो लोग इस प्रकार से कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं उनको फ्री इलाज नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, और या तो अगर खा रहे हो तो साथ में फिर अपना इंश्योरेंस भी कराओ, हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, जब आपको पता है एक ना एक दिन होना है। मनोरंजन एवं विनोद पर पंचायत, नगर पालिका, क्षेत्रीय परिषद या जिला परिषद द्वारा आरोपित किए जाने वाला कर जीएसटी में सम्मिलित नहीं होंगे। खास ध्यान देना है, रुक जाओ, भागो मत। एक तो तंबाकू पर बोल दिया कि जीएसटी के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी लगेगा। मनोरंजन एवं विनोद पर पंचायत, नगर पालिका, क्षेत्रीय परिषद या जिला परिषद द्वारा आरोपित किया जाने वाला कर जीएसटी में सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, आगे फिर अगला क्वेश्चन है भाई, वस्तु एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषताएं। ये भी मेंस का क्वेश्चन है अपने आप में, अभी से तैयार कर लो। जीएसटी की मुख्य विशेषताएं अधोलिखित हैं यथा। वर्तमान में वस्तुओं के उत्पादन एवं बिक्री अथवा सेवाओं के नियोजन पर करारोपण की अवधारणा के विपरीत जीएसटी में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर कर देयता होगी। इसको ध्यान देना है आपने, ये आपूर्ति, किस पर? आपूर्ति पर कर देयता होगी। जीएसटी में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर कर देयता होगी, इस लाइन को खास ध्यान देना है। दूसरा, यह एक दोहरा जीएसटी होगा जिसमें सामान्य कर आधार पर केंद्र एवं राज्य एक साथ कर लगाएंगे। वस्तुओं एवं सेवाओं की राज्य के भीतर आपूर्ति होने पर केंद्र द्वारा जो कर लगाया जाएगा वह केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी कहलाएगा, और राज्यों द्वारा लागू किया गया कर राज्य जीएसटी यानी एसजीएसटी कहलाएगा। तीसरी विशेषता इंपॉर्टेंट है, जीएसटी मानव उपभोग के लिए उपयोग होने वाली शराब तथा 5 प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद यथा पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस तथा एविएशन टरबाइन फ्यूल को छोड़कर सभी वस्तुओं पर लागू होगा। अब फिर यहां पे ध्यान देना, ये प्री का क्वेश्चन है, किन पर लागू नहीं होगा भाई? शराब पर भी नहीं होगा। किस पर नहीं होगा? शराब पर नहीं होगा। 5 प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों पर नहीं होगा। वो 5 प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद कौन कौन से? पेट्रोलियम क्रूड है, कच्चा तेल जिसे बोलते हैं, कीचड़ जैसा स्मेल आती है उसमें बहुत गंदी, उसी को रिफाइन करके ये सब चीजें निकलती हैं। मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, इनको छोड़कर सभी वस्तुओं पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं पर जीएसटी लागू होगा। ठीक है, आगे तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी लागू होगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार इन तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगा सकती है। वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का आरोपण एवं वसूली केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। एकीकृत जीएसटी में से राज्य जीएसटी का हिस्सा गंतव्य राज्य को जहां वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम रूप से उपभोग होगा स्थानांतरित करने के संदर्भ में समय समय पर लेखाओं यानी अकाउंट का निपटारा होगा। ठीक है, अगला छठा, करदाताओं को आगत पर दिए गए कर का क्रेडिट लेने तथा देय कर भुगतान में इनका आगत कर समायोजन करने की अनुमति होगी, किंतु सीजीएसटी खाते का इनपुट टैक्स क्रेडिट
SGST भुगतान में अथवा SGST के क्रेडिट का CGST के भुगतान में उपयोग की अनुमति नहीं होगी। IGST क्रेडिट को सर्वप्रथम IGST, तत्पश्चात CGST और अंत में SGST के क्रम में उपयोग करने की अनुमति होगी। कम शब्दों में आएगा तो इसका तो नंबर भी नहीं आता इस पॉइंट का, सही बताऊं अगर आपके PCS में है तो, क्योंकि ऊपर ही निपट जाते हैं वो शब्द। लेकिन ये इसको जब आप 4-5 बार पढ़ेंगे आपकी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। अगला है GST के वस्तुओं के वर्गीकरण में HSN यानी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड का उपयोग किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। किस कोड का उपयोग किया जाता है? आंसर HSN का, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का कोड का उपयोग किया जाता है। जिन करदाताओं का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तथा 5 करोड़ से कम है वे 2 संख्याओं का कोड तथा जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है वे 4 संख्याओं का कोड इस्तेमाल करेंगे। कितनी संख्या का? जब आप लोग ये पढ़ते हैं तो आपके मन में आता होगा कि हम पता नहीं पहुंचेंगे यहाँ तक 1.5 करोड़। देखो भाई, अगर जॉब करोगे तो कभी नहीं पहुंचोगे, बिजनेस करोगे, उद्योगपति बनोगे तो जरूर पहुंच जाओगे। टर्नओवर जो है उद्योगपतियों के पहुंचते हैं। आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपका टर्नओवर कभी भी, मतलब आपका सैलरी कभी इतनी नहीं जाएगी, ठीक है। हाँ, भ्रष्टाचार करो तो इससे हो सकता है 100 गुना ज्यादा क्या कर लो, है ना। स्मार्ट सिटी के नाम पर हो सकता है कि सिटी तो स्मार्ट नहीं हुई लेकिन आप स्मार्ट हो गए। आपका जो बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस बैंक में भी नहीं रख सकते, पर जहां भी आपने निवेश किया होगा तो अगली 7 पुश्तों के लिए क्या। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि नींद नहीं आएगी कभी, और ऐसा भी हो सकता है कि जब पकड़े जाओ तो आत्महत्या करनी पड़े, क्योंकि जेल होगी, फांसी नहीं होगी, जेल होगी। और मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे इस देश में भ्रष्टाचार क्यों है? नंबर 1, क्योंकि हम डेवलपिंग हैं, यहाँ भ्रष्टाचार करने के मौके मिलते हैं, ठीक है। यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है तो मौका मिल रहा है। भाई, जिन देश, जो विकसित देश है वहां तो सड़क पर एक गड्ढा आता है तो 8 लोग आते हैं, 10 लोग आते हैं डिपार्टमेंट के, बार बार पूछते हैं फोन करके कि जी भर गया है। पूरी बड़ी गाड़ी आती है छोटा सा गड्ढा भरने के लिए। यहाँ तो बड़ी बड़ी रोडें बन रही है, तो भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है इस देश में। और दूसरा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कार्यवाही है वो बहुत कम है। क्या है? आपका करोड़ों का टर्नओवर है, आपने करोड़ों रुपए अंदर कर दिए और आप पे फाइन लग रहा है 1 लाख रुपए खाली, या आपको जेल हो रही खाली 6-7 साल की, तो क्या दिक्कत है उसमें? वो लोग कहते हैं ठीक है। तो इसलिए नेक्सस होता है। जो भ्रष्टाचारी होते हैं ना, अकेले नहीं करते हैं भ्रष्टाचार, खूब सारे लोग मिलकर करते हैं। उनमें से एक आदमी जेल जाता है, बाकी लोग उसके घर को पालते हैं। फिर वो जब बाहर आता है फिर उसको माला पहनाकर उसका हिस्सा उसको देकर, है ना। कायदे से क्या होना चाहिए भ्रष्टाचार का? कायदे से लाइफ इंप्रिजनमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तब करके दिखाओ, तब आदमी सोचेगा ना। अगर वो सोचेगा 7 साल 6 साल 10 साल ही तो काटने जेल में, उसके बाद तो बढ़िया हो जाएगा। उसको यही नहीं पता कि जेल के अंदर क्या होता है ना। अब कैपिटल पनिशमेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, मृत्युदंड आप लोग में से कुछ लोग चाह रहे होंगे कैपिटल पनिशमेंट हो। कानून दरअसल सुधारने के लिए होता है, मारने के लिए नहीं होता है। और सभ्य देशों में कैपिटल पनिशमेंट दिया भी नहीं जाता। कुछ देश हैं जहां हाथ काट दिए जाते हैं, जहां सार्वजनिक रूप से चढ़ाया जाता है सूली पर, वहां नहीं होते हैं जल्दी से। निर्यातों को जीरो रेटेड कर से आपूर्ति माना जाएगा। निर्यात होने वाली वस्तुओं पर किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा, किंतु निर्यातकों को प्राप्त आपूर्ति पर चुकाए गए इनपुट टैक्स को क्रेडिट मिलेगा। ये आपने पहले याद करना है, धीरे धीरे समझ में आएंगे आपकी चीज, ठीक है। वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात अंतरराज्य आपूर्ति माना जाएगा तथा इन पर कस्टम शुल्क के अतिरिक्त IGST भी देय होगा। आयात मतलब होता है इंपोर्ट, आयात मतलब, निर्यात मतलब होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे उसने प्रथमता ये बोला कि नहीं लगेगा। अगर एक्सपोर्ट पे हम ऐसा GST वो करने लग गए, थोपने लग गए, तो भाई लेगा ही नहीं कोई भी देश हमसे। तो हम क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो हमारे देश से, और इंपोर्ट को हम क्या करते हैं? हतोत्साहित करते हैं। क्या करते हैं? हतोत्साहित करते हैं।
क्योंकि हमारे सरकार के एक जो 1 रुपया माना कमाती है तो उसकी एक बड़ी मद इंपोर्ट में चली जाएगी, तो फिर कैसे होगा। इसलिए इंपोर्ट को हतोत्साहित किया जाता है, एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित किया जाता है। अब कुछ चीजों का इंपोर्ट करना तो बहुत जरूरी है भाई, जो हमारे देश में नहीं होता हो तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन जो हमारे देश में भी हो रहा है दूसरे देश में भी हो रहा है। माना लोहा है, हमारे देश में भी है दूसरे देश में भी है, और हमने सुना कि दूसरा देश जापान जो है अच्छा लोहा बना रहा है, स्टील अच्छा बना रहा है, और हमारा स्टील माना उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या है, हल्का है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे देश का पहले क्या हो, यूज हो, ठीक है ना। सीजीएसटी एवं एसजीएसटी के करारोपण एवं संग्रहण में बनाए जाने वाले कानूनों, नियमों एवं प्रक्रियाओं में यथासंभव सामंजस्य रखा जाएगा। सामंजस्य शब्द को हाईलाइट करना आप, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। जो मैंने अभी तक बताया 10 पॉइंट, ये अपने आप में आपको 16 नंबर दे सकता है, कितना, पीसीएस में, ठीक है। अब है जीएसटी के प्रकार। कितने मिनट हो गए, 45, काफी है, ठीक है, बंद करो।